हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एक तो लेवल 1 याचिका को लेकर के आज एक अपडेट आई है। एक शहीद स्मारक पर जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर के अपडेट आई है। और कल दोस्तों रमेश रोयाल जी से बात हुई थी, काफ़ी अच्छे इंसान है। और कल मुझे जो मैंने उनके बारे में जैसी छवि बनाई थी वो शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे निकले जो मैं सोच सकता था। तो मैं उनसे बातचीत के जो अंश थे, जो जिन पर आप लोग डायरेक्टली उनसे शायद नहीं पूछ पाते या पूछ पाते, तो वो काम मैंने किया। तो पहले मैं दोस्तों आपको आज की पहले न्यूज़ की अपडेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर आएंगे। और जो याचिकाकर्ता बने हैं उनसे संबंधित भी दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो नहीं है, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी। आराम से एक एक तथ्य को समझना, क्योंकि रमेश दयाल जी पर तो आपको विश्वास है, चाहे मेरे पर मत करना, रमेश दयाल जी पर तो आप करते हैं, इतना तो मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आज एक तो खबर ये आई है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो 5 से 10 मार्च तक आप दस्तावेज कर सकेंगे अपलोड। मतलब 5 से 10 तारीख तक आपको अपलोड करने, फिर उसके बाद 10 तारीख को आपको बता दी जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा, जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो और उसके बाद क्या बोलते हैं कि मतलब ये प्रोसेस होगी। उसके बाद आपको 12 तारीख से आपका शुरू है, तो आपको शायद 11 तारीख को बता दिया जाएगा। अब इसमें रीट लेवल 1 में जो धांधली हुई है उसको पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका मिल चुका है। इसलिए मैं आपको एक गारंटी तो दे सकता हूँ, लेवल 1 रद्द नहीं होगी। ये बात तो मुझे लग रहा है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लग रहा है लेवल 1 रद्द नहीं होगी। क्यों? अब आपको पता है बोर्ड ने सूची जारी कर दी पूरी 22,951 लोगों की, नॉन टीएसपी की, और टीएसपी की टोटल 30,000 लोगों की। तो अब इसमें क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वही अपलोड करेगा जो ईमानदार होगा। जो बेईमान होगा ना वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करेगा। आप देख लेना, जब 22,951 बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना टोटल, मतलब नॉन टीएसपी में, तो मैं आपको बता देता हूँ 15,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। हो सकता है 11,000 बच्चे ही डॉक्यूमेंट, मतलब सॉरी 15,000 से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनके नंबर 115 से 120 125 के आसपास है। लेकिन 130 से ऊपर जो लोग फर्जी है ना वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। और वहीं पता लग जाएगा कि किन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, और जिन्होंने नहीं किए उनको लिस्ट में से अलग करके और एसओजी के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये सरकार का एक सराहनीय कदम है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। तो ये गहलोत जी को क्यों कहा जाता है वो जादूगर है, तो जादूगरी उन्होंने अपनी दिखा दी। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेरा जो एसओजी को डेटा देने का जो प्लान था वो अब मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ होने वाला है 2-3 दिन के अंदर। मतलब 11 तारीख को सब साफ हो जाएगा जो भी बच्चे होंगे। और फिर भी जरूरत पड़ेगी तो वो हम देखेंगे आगे, तो अभी फिलहाल उस चीज़ की कोई जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, एक लेवल 1 विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। तो आपकी दोस्तों ये बता देता हूँ, हाई कोर्ट ने जो है रीट लेवल 1 के परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्न से संबंधित में रीट समन्वयक, शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से 7 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत ने यह निर्देश कुलदीप शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। और याचिका में कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले साल 26 सितंबर को रीट लेवल 1 की लिखित परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां मांगी। प्रार्थियों ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी, लेकिन बोर्ड ने उसका निस्तारण किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार करीब 14 प्रश्नों ने बोर्ड ने गलत माने जाते हैं। यदि बोर्ड इन प्रश्नों के बोनस अंक प्रार्थी को दे देता तो उनका चयन हो जाता, इसलिए विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों का निस्तारण किया जाए, प्रार्थियों को बोनस अंक का लाभ दिया जाए। तो प्रार्थी कौन? याचिकाकर्ता। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट क्या थी। अब आगे दोस्तों मैं आगे चलते हैं। तो दोस्तों वहां से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि लाभ जो होगा वो केवल याचिकाकर्ताओं को ही होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। लाभ जो होगा वो पेटिशनर्स को ही होगा, ये बात हम मैं पहले से ही कह रहा था। और कल भी मैंने यही कहा था कि जो लाभ होगा वो सभी को नहीं होगा, पेटिशनर्स को ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये पॉइंट है। दोस्तों एक इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज और मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो है कि 4-5 क्वेश्चनों पर जो है वो एक विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, लेकिन मुझे सुनने में यह आया है कि आपके मैथ्स के 3 प्रश्न और ईवीएस का जो है आपका जैव विविधता वाला एक क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तो आपके हटा दिए गए हैं। मतलब एक तरीके से हमारे जो 16 प्रश्न थे या 14 में से ये आप वो तो खैर सुनवाई जब होगी ना एक साथ क्वेश्चन टैग होकर के, तो उन क्वेश्चन की बात होगी जिन पर नंबर बढ़ेगा। अभी फिलहाल रिपोर्ट जो है ना वो विशेषज्ञ कमेटी उन क्वेश्चंस के ऊपर देख रही है कि कौन से सही हो सकते हैं कौन से गलत हो सकते हैं, जो हमने प्रूफ पेश किए हैं। तो उसमें क्या है कि ये 4 क्वेश्चन तो आपके हटा दिए गए, मैथ्स के 3 जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं माने गए, और ईवीएस का एक जैव विविधता वाला क्वेश्चन वो भी जो है वो आपका हटा दिया गया है। अब 4 क्वेश्चन में से दोस्तों अब बचते हैं क्या बोलते हैं कि आपके 12 क्वेश्चंस बच रहे हैं।
ठीक है। तो अब उसके अंदर एक क्वेश्चन और था, 205 की बात कर रहा था, तो एक क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा 2 का जो प्रोजेक्ट प्रणाली वाला क्वेश्चन था उसको उसका जो मेरे पास आया है कि उसके अंदर प्रोजेक्ट प्रणाली जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो था उसको ऐड कर दिया गया है और ए ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपके करेक्ट मान लिए जाएंगे। तो 1 नंबर हिंदी भाषा 2 का बढ़ना तय है, जिनके रीट लेवल 1 के अंदर भाषा 2 थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैंने भाषा 2 के अंदर ये क्वेश्चन मेरा गलत किया था बोर्ड ने, और तो मैंने आपको बता दी थी। जिन भी लोगों के हिंदी भाषा 2 में ये प्रश्न गलत था उनका 1 नंबर बढ़ेगा। अब दोस्तों इसमें एक समस्या जो नई पैदा हो गई वो रमेश रोयाल जी ने कल मेरे को बताई थी, तो उन्हीं के से संबंधित अब मैं बात करूंगा कि रमेश रोयाल जी ने ये कहा कि सर बात ऐसी है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अंदर एक चीज ये निकल करके आई है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने आपत्ति प्रश्न जब लगाए थे, बोर्ड ने मांगे थे, तब उसके अंदर जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था ना उन्हीं को ही लाभ दिया जाएगा। सभी याचिकाकर्ता, ये जो याचिकाकर्ता बने उनमें से जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। तो ये बात सुन करके मैंने रमेश जी से कहा, रमेश जी बात ऐसी है कि हमने भी लिया, आपत्ति तो हमने भी नहीं लगाई थी, मतलब ऑब्जेक्शन तो उस वक्त हमने भी नहीं लगाए थे, हम तो याचिकाकर्ता बन गए। बोले यार गिरीश जी बात ऐसी है, सही बात है, और इसमें आपके अपने वकील मान सिंह जी से बात करो कोर्ट ऑर्डर की। तब हमने भी बात करी आपस में बैठ के, अनिकेत जी ने, हमने सबने मिल करके। तो दोस्तों कंक्लूजन यही रहा कि जिन्होंने आपत्ति लगाई थी मतलब उस वक्त 300 रुपए दे करके नंबर उन्हीं के ही बढ़ेंगे चाहे कितने भी बढ़े। लेकिन इस चीज को लेकर के फिर हमारे मान सिंह जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट ने आज अभी, क्योंकि ये जोधपुर बेंच में हमारा जो कोई फैसला, हमारा जो केस चल रहा है वो जयपुर डिवीजन में जयपुर उसमें चल रहा है, जबकि ये जो कल डिसीजन, ये परसों जो रिपोर्ट का वाला ये पूरा मैटर था ये जोधपुर बेंच में हुआ था सारा मामला। तो अब इसमें क्या है कि हमारे वकील साहब ने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, यदि केवल आपत्ति लगाने वाले बच्चों के ही नंबर बढ़ाए जाते हैं तो हम बिना फीस के इस केस को और आगे लड़ेंगे। वो कैसे लड़ेंगे कि हम 2012 आरटेट, उसके अलावा राजस्थान पुलिस और ऐसे काफी एग्जाम है जिनमें बच्चों ने आपत्तियां पेश नहीं की, और एज वेल एज मैंने पटवारी में, मेरा खुद इस बात का प्रूफ हूं, मैंने पटवारी में कोई आपत्ति नहीं लगाई थी और मेरे दो प्रश्नों के आंसर बढ़ करके आए थे जब दोबारा से रिवाइज आंसर की आई थी आपत्ति लगाने के बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी भी ऑर्डर की कॉपी लगा सकते हैं जहां पर ये आपत्ति बच्चों के द्वारा लगाया हुआ जाना जरूरी नहीं है। हर बच्चे के द्वारा अगर एक ने भी लगा दी तो उसकी सुनवाई का जो लाभ होगा वो सभी बच्चों को होगा, तो उसके हमारे पास प्रूफ है। तो यहां से एक चीज कंक्लूजन ये क्लियर हो जाता है कि जो लाभ होगा वो सभी याचिकाकर्ताओं को होगा। इसलिए आप, लेकिन ये चीज मैं आपको बता देता हूं, जो 2000 देगा ना, इसमें ये है कि जो 2000 देगा ना और जिसका लिस्ट में ना, जिसका जो 2000 दे करके जिसका लिस्ट में नाम है उसको लाभ होगा, चाहे आज ना मिलेगा, हो सकता है 2 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात तय है यहाँ से। अब बात ये आती है कि जिन लोगों से हमने पैसे लिए और वो ये कहते हैं कि सर आपने ये बात हमसे छुपाई, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई, ये फैसला 2 दिन पहले का है, 2 दिन पहले हमें भी नहीं पता था कि कोर्ट ऐसा डिसीजन देने वाली है कि क्या बोलते हैं कि जिन्होंने उस वक्त आपत्ति लगाई थी उन्हीं के ही क्या बोलते हैं कि नंबर बढ़ेंगे, बाकी किसी के नहीं बढ़ेंगे। ये कल रमेश रोयाल जी, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस है, वो हमें कुछ भी, उनका तो देखिए वो तो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद बहुत, मतलब उनको तो एक एक चीज की नॉलेज है। तो एक तो ये बात हुई, एक बीएड बीएसटीसी विवाद का दोस्तों मैंने आपको जो प्रूफ बताया था पीडेप्ट का, तो मैंने कल उस बारे में भी उनसे चर्चा की। तो मैंने कहा कि क्या बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास क्या ये एक बड़ा प्रूफ है जिसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में जीतने वाले हैं? तो उन्होंने बोला गिरीश जी ये प्रूफ है लेकिन ये बहुत छोटा है, इसके आधार पर जीतना और हारना डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पर बहस चलेगी, काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपने मतलब बहुत मेहनत करके ये प्रूफ निकाला और आपने समझा इस बात को, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास और भी ऐसे प्रूफ हैं जिसके आधार पर हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको केवल रीट 2021 से नहीं, इसको पूरे देश से ही हटाना है। इस बीएड बीएसटीसी विवाद का जो एनसीटी का कानून है ना, इसको पूरे देश से ही हटाना है और इस तरह हटाना है कि ये दोबारा कभी जन्म ना ले। मैंने कि सर बात तो आपकी सही है, फिर इसको आगे कैसे क्या चल रहा है? तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मुकेश रोयाल जी ने जो क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हमने झूठ बोल करके कपिल सिब्बल जी का नाम मतलब वो सुनवाई में ऐड करवा करके, और हमने क्या बोलते सुनवाई करवाई भी नहीं और हमारा काम भी हो गया। तो दोस्तों रमेश रोयाल जी ने ये कहा कि देखो जब से रीट की कट ऑफ आई है ना तब से हमारे पास फंडाना कम हो गया है। दूसरी बात, सबको ये पता था कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी और हम जीत रहे हैं, तो फंड बच्चों ने देना बंद कर दिया।
तो बात इतनी सी ये है कि हमें फंड हमें पता है कि हम फंड के बिना नहीं जीत सकते, क्योंकि ये केस लंबा चलने वाला है। बच्चे अपने मन में ये सोच करके बैठे कि हमारा बीएसटीसी जीत जाएगी, बीएसटीसी जीत जाएगी। अभी आपको पता नहीं है कि सामने एनसीटी कितनी चीजें लेकर के आ रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये कोई गले मोहल्ले का केस नहीं है जिसके अंदर दो टीमों में लड़ाई हो गई और एक बड़ा आदमी आकर के समझा करके उनको समझा देगा। भाई सामने वाले भी पढ़े लिखे इंसान है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि बीएसटीसी को इतनी आसानी से जीत मिल जाएगी। ये तो केवल बच्चे तो बड़े स्वार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि केवल रीट 2021 के उनका कैसे भी क्लियर हो जाए, लेकिन आगे वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत होगी ना। ये जो लड़ाई है ये पूरे देश की है, और आज हमारे पास पूरे देश में अलग अलग राज्यों से फंड आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लड़ाई केवल एक पूरे देश की बीएसटीसी जेबीटी छात्रों के लिए, ना कि केवल और केवल एक राजस्थान के बीएसटीसी छात्रों के लिए। तो मैंने कहा यार सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो अब आप तो बताइए आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे को केवल मेरा जो काम है बस ये है इन्फॉर्मेशन देना, अपनी बातें रखना। आपको पसंद आती है नहीं आती है वो आपका व्यू है, वो अपनी बातें रखेंगे। और मैंने मतलब मैं इतना क्लियर इंसान मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, और मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं उनका भक्त बन गया हूँ कल से। मतलब मैं तो सही बता रहा हूँ, रमेश रॉयल जी जैसा इंसान मैंने मेरी लाइफ में अभी तक तो कहीं नहीं देखा। मतलब आप सोचो कि आपसे बोल भी कौन रहा है, जिस बंदे के 1 जनवरी को 800 सब्सक्राइबर्स थे, और जो बंदा क्या बोलते हैं कि 60 दिन के अंदर 9000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच गया, वो बंदा आपसे ये बात कह रहा है कि रमेश रॉयल जैसा इंसान एक भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए तो शायद भगवान मानता हूँ मैं तो उस बंदे को, जो उसने मेरे से जो कल बातचीत की, कल हमारी कम से कम 2 से ढाई घंटे बातचीत हुई, तो उसने उन्होंने अंश रखे। एक रीट लेवल 1 हाई कट ऑफ के बाद आगे क्या करें? तो दोस्तों उन्होंने ये कहा कि मैं इस मुद्दे पर साइलेंट हूँ, क्योंकि कट ऑफ हाई गई है। अब कट ऑफ हाई जाने के बाद बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो फंड नहीं दे रहे हैं और आगे मतलब पैसा नहीं देना चाहते संघर्ष समिति को। वो ये चाहते हैं कि बस ठीक है चल रहा है। जैसे आप ये समझिए कि रमेश रॉयल जी और ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इनकी क्या इतनी सी भी वैल्यू नहीं है क्या? हम लोग मतलब हम लोग, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट कर ली, सचिन शर्मा जी ने, आपके विकास बेन, मतलब इतने लोग बीएसटीसी संघर्ष समिति में है, मुकेश रॉयल जी है, अमित यादव है, मतलब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पैसे दीजिए, उसके बावजूद भी हम नहीं सुन रहे। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैंने खुद ने अभी तक केवल एक क्या बोलते हैं, एक तो थोड़ा बहुत दिया मैंने भी, ज्यादा 1000-1500 रुपए से ज्यादा मैंने अभी तक नहीं दिए। लेकिन बात ये थी कि मुझे अभी तक सच्चाई का मालूम नहीं था। जब सच्चाई का मालूम चला तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं अपने यूट्यूब से जो इनकम आएगी मंथली, जैसे मेरे को 40,000 की इनकम होती है, तो मैं उसका जो 10% है 4,000 रुपए वो बीएसटीसी संघर्ष समिति को दूंगा। 10%, वैसे तो उनकी फीस एक बार की 10,000 रुपए है, सॉरी 3,000 रुपए, लेकिन मैं हर मंथ के उनको 10% जो मेरी यूट्यूब की इनकम होगी, चाहे वो 1 लाख होगी तो 10,000, यदि 2 लाख मेरी इनकम होती है यूट्यूब से हर मंथ की, तो हर महीने के 20,000 रुपए। मतलब ये मेरा एक तरीके से बीएसटीसी को जिताने के लिए, ताकि आगे की सुनवाई के लिए कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि बीएसटीसी को हारने की कहीं नौबत भी पड़ी तो गिरीश अग्रवाल का चैनल उनके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा मेरा अच्छा पैसा आता है, इसलिए मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं आपको यही कहता था कि जो याचिकाकर्ता बनो चाहे मत बनो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पैसा चाहिए तो मुझे 1 सेकंड में ले जाओ करके, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कितना फंड मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, क्यों कितना पैसा आ रहा है यूट्यूब से मुझे पता है। वो आप लोग नहीं समझोगे, उसका एल्गोरिथम मुझे पता है, मुझे पता होता है कैसे कमाना है कैसे नहीं कमाना है, ठीक है ना। तो एक तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों रीट लेवल 1 रद्द लेकर के मेरे से रमेश रॉयल जी ने कहा कि सर आप एसओजी को वो लिस्ट जो दे भी दोगे ना, तो एसओजी आपसे सवाल करने लग जाएगी, फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास जो डेटा है ये सही है, प्रामाणिक है, क्या है, कौन है, आप कहाँ से देंगे इतने सवालों के जवाब। तो मैंने कि सर ये बात तो आपकी सही है, तो आगे क्या करना चाहिए? बोले जिस तरह मैं साइलेंट हूँ आप भी साइलेंट रहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं ना, हमारी बात कोई नहीं समझेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मतलब उन्होंने मुझे नहीं कहा, बोले कि आप अपना काम मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका रीजन ये है, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे बीएसटीसी को जिताना है, मेरा पहला टारगेट है बीएसटीसी को जीतना है। जिस दिन मुझे लगेगा कि बीएसटीसी का काम मेरा पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ से विदा ले लूंगा इस केस से। तो उनकी बातें सुनकर के दोस्तों कल वास्तव में बहुत अंदर से एक लगा कि यार कोई इतनी मेहनत बीएसटीसी संघर्ष समिति कर रही है, तो फिर ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक छोटा सा अपना अंश देने वाला हूँ। और ये कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं है, ये एक सहयोग है। वो भी किस लिए? क्योंकि मुझे बीएसटीसी को आगे रखना है, जिताना है, बीएड को शामिल नहीं होने देना है किसी भी प्रकार, तो वो हमारा काम है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, आगे शहीद स्मारक से जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।